बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि SN1 क्या है, SN2 क्या है, राइट। बेटा SN1 will occur in the two step और SN2 occur in the one step। SN1 में आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट एज ए कार्बोकेटायन मिलता है, लेकिन SN2 में बेटा आपको एज ए ट्रांजिशन स्टेप मिलता है। गॉट द पॉइंट। थोड़ा इसके बारे में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल आपको लिखा के नहीं दिया था SN2 के, तो आई होप मैं अभी आपको थोड़ा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा के दे दूं, देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड द SN2 रिएक्शन इन कम्प्लीटली। एक्चुअली मैंने मैकेनिज्म तो दे दिया था बेटा, पर मैकेनिज्म के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं SN2 के, वो भी आप लिख लीजिए। वो क्या होगा देख लीजिए एक बार। बेटा अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ कि SN1 रिएक्शन को SN2 से, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 बेटा इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये तो आप लोग भी जान गए। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टू का मतलब होता है बेटा बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इज इट क्लियर। ये मैंने कल भी लिखा के दिया था बेटा। यहाँ पर अगर आप रेट की बात करते हो तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू द पावर ऑफ 1, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द न्यूक्लियोफाइल। बट अगर आप इसकी रेट की बात करते हो तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज इट विल डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। आप देखते हो ना इसमें, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू द कार्बन एटम फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द हैलोजन एटम लीव। हैलोजन जहां से निकल रहा है उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाता है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे ये 0+1 आपको जो दिख रहा है, अगर मैं पूछूं भाई इसकी ऑर्डर कितनी है, तो आप में बोलना 1+0 दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो आप जानते हो जितने मॉलिक्यूल आरडीएस में इन्वॉल्व करेंगे उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी, और इसमें एक ही इन्वॉल्व करता है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 है। अगर आप इसकी ऑर्डर की रिएक्शन की बात करो तो 1+1 बेटा इट इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर। और आप जानते हो आपके आपके आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व किए थे, दो, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 2। यही था ना बेटा। एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एग्जाम्पल हमारा ऐसा था। कैसे 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 भाई, ये CH3 था, ये C था, और ये CH3 एक हैलोजन एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा लिए, और ये आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे दिया था, राइट। Cl- बाहर। अगर आपने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी सीखी होंगी तो मैकेनिज्म भी देख लो बेटा। मुझे ठीक से आता है कि पहला होता है सर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले इसमें क्या था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दैट इज CH3C, CH3 और CH3Cl। आपकी ये स्लो स्टेप थी बेटा, ये आरडीएस है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व किया तो मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो आपको देगा एज ए स्टेबल कार्बोकेटायन हाइलाइट बाहर। बेटा सेकंड स्टेप था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये हमने कल पढ़ लिए थे, पर डिफरेंसेस में बताना है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब आपके पास ये टर्शरी कार्बोकेटायन जो है बेटा, इस टर्शरी कार्बोकेटायन पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा दे, ये रिएक्शन फास्ट होता है और आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल देता है। इज इट क्लियर। वेरी गुड। लेकिन इसमें देखो बेटा, इसका एग्जांपल देखिए इसका। इसमें क्या था, CH3 था, Cl था, OH माइनस है, रिएक्शन चला, आपको CH3OH दिया, Cl माइनस बाहर। मतलब इसकी मैकेनिज्म जब चलती है इट विल अकर्स ओनली वन स्टेप मैकेनिज्म। बेटा वन स्टेप मैकेनिज्म को कल मैंने बताया था, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए कंसर्टेड स्टेप मैकेनिज्म। मतलब एक ही स्टेप में होने वाले को कंसर्टेड बोला गया है। बेटा इसमें क्या होगा, ये मैं आपको ऐसे बता दूं, ये अपने 3 हाइड्रोजन है और ये Cl है, ये आपका OH माइनस बैक साइड से अटैक करवाएगा, Cl गया, तो ये आपका स्लो स्टेप था। ये आपकी आरडीएस है, दो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए, पहला वाला अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल टू द पावर ऑफ 1 टू द पावर ऑफ 1। इसका मतलब यहाँ पर आपको ट्रांजिशन स्टेट आता है, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, कार्बन क्लोरीन पार्टिंग अवे हो गया, और ये आपके 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन स्टेट।
बेटा यहाँ पे जो मिलता है ना, ये आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हो। इसका नाम क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसका ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो आपको OH छूट गया, दिए ऐसे आ गए और बाहर Cl- चले गए, राइट। आपको बताया गया था बेटा जब भी SN2 की रिएक्शन होती है, इन्वर्शन इन ज्योमेट्री को लेके चलती है, और जब भी SN1 का रिएक्शन होता है, रैसिमाइजेशन प्रोसेस करवाती है। ये था ना बेटा। यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। क्लियर है? ये डिफरेंसेस है बेटा दोनों के। मतलब अब ये डिफरेंसेस में मैं आपको ये मैकेनिज्म जो लिखे है ना, उसके बारे में लिखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। बेटा ये जो SN1 की रिएक्शन जब चली थी, इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल SN1 में, बेटा जब आप ये SN1 की रिएक्शन करवाते हो ना, SN1 की रिएक्शन जब भी करवाते हो, तो क्या होगा इस केस में, पहले बेटा आपको कार्बोकेटायन बनवा के देगा, और न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द कार्बोकेटायन फ्रॉम आइदर बोथ द साइड। देखिए बेटा ये आपका कार्बोकेटायन बन गया, मतलब प्लेनर है। तो मैं ऐसे बताऊंगा इस केस में, SN1 में, न्यूक्लियोफाइल Nu नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल कैन कैन अटैक ऑन कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब जानते हो बेटा, इसकी हैबिटेशन sp3 नॉन प्लेनर, इसकी हैबिटेशन sp2 मतलब प्लेनर। ये कहां से अटैक करवाएगा? फ्रंट और बैक दोनों करवा सकता है। तो इट कैन अटैक ऑन कार्बोकेटन ऑन बोथ साइड, दैट इज ऑन फ्रंट और बैक साइड। बेटा अगर फ्रंट से अटैक करवाएगा तो ज्योमेट्री एक, बैक से अटैक करवाएगा ज्योमेट्री उसकी उल्टी। तो उससे क्या हो गया, आपको दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। तो यहाँ लिखना है न्यूक्लियोफिल कैन अटैक ऑन कार्बोकेटन ऑन बोथ साइड, दैट इज ऑन फ्रंट और बैक साइड। क्यों बेटा? ड्यू टू प्लेनर ड्यू टू प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब जानते हो ये वाला है, ये बेटा आपका कार्बोकेटायन है, ये आपका कार्बोकेटायन बन गया ना कार्बोकेटायन। देखो बेटा, और ये कैसा है? कार्बोकेटायन है। तो कैसे स्ट्रक्चर होगा? प्लेनर। तो प्लेनर होगा तो आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा? फ्रंट अटैक भी दे सकता है भाई, और बैक अटैक भी दे सकता है। अगर फ्रंट अटैक देगा तो एक ज्योमेट्री आर या डेक्स्ट्रो आएंगी, दूसरी ज्योमेट्री बेटा यहाँ पर क्या आ सकती है? लेवे भी आ सकती है। तो ड्यू टू दिस फ्रंट एंड बैक साइड, इट हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म ए कंपाउंड एज ए डेक्स्ट्रो, दैट इज प्लस साइन, एंड कंपाउंड कॉल्ड एज ए लेवियो, दैट इज माइनस साइन। तो बेटा यहाँ पर आपको प्लस 50% डेक्स्ट्रो दे रहा, प्लस 50 माइनस 50% लेवियो दे रहा। तो ये प्लस डेक्स्ट्रो और माइनस लेवियो से अगर आप देखते हो तो ये कैंसलेशन हो जाएंगे, और ऐसे कंपाउंड जो होते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ए रैसिमिक मिक्सचर्स। मतलब SN1 जब भी प्रोसीड होता है तो SN1 इज फॉलोड बाय रैसमाइजेशन। मैं ये मिटा दूं बेटा ये वाला, क्योंकि आपने ये लिख दिया ना, तो मैं ये मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बेटा जब भी SN1 की रिएक्शन होती है, इट इज फॉलोड बाय रैसमाइजेशन। तो आप ये देख के लिख सकते हो, सर SN1 रिएक्शन इट इज फॉलोड बाय, या इट इज फेवर्ड लिखे तो और भी अच्छा है। तो इट इज फॉलोड बाय रैसिमाइजेशन। मतलब SN1 जब भी रिएक्शन होगी उससे आपको रैसिमिक मिक्सचर ही मिलने वाले हैं। बेटा रैसिमिक मिक्सचर क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपका कार्बोकेटायन प्लेनर है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करा लिया तो कंपाउंड इस तरह से आएगा, नीचे से अटैक कर लिया
कंपाउंड ऐसा आएगा, मतलब एक डेक्स्ट्रो और एक लेवियो। अगर आपका कंपाउंड डेक्स्ट्रो से था तो बेटा डेक्स्ट्रो आएगा, अगर और लेवी भी आ सकता है, मतलब दो पॉसिबल है, रिटेंशन एंड इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसके कारण ये जो आते हैं ना +50% डेक्स्ट्रो -50% लेवियो, ये कैंसिल हो जाए तो ऐसे कंपाउंड को रैसिमिक मिक्सचर कहते हैं। किसका था बेटा? SN1 का। इसमें देखिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो ये केस में क्या लिखना है बेटा? न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन कार्बन only on अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। बेटा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में ही अटैक करवाएगा, फ्रंट अटैक नहीं करवाएगा। लिविंग ग्रुप नेगेटिव यहां से जा रहा तो नेगेटिव यहां से नहीं आएगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है। अगर नेगेटिव यहां से जा रहा तो दूसरा नेगेटिव बैक घूम के यहां से अटैक हो जाएगा, इसको निकाल लेगा। तो यही बोलते हैं बेटा SN2 में न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन कार्बन ओनली ऑन साइड अपोजिट ऑफ लिविंग ग्रुप। उससे क्या होगा बेटा? जब भी ऐसा अटैक होता है वहां पर इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ये आपको दिखा दे, दिख रहा है ये वाला? वही वाला है बेटा। ये Cl है, एक H है, ये एक H है और ये H। आपका न्यूक्लियोफाइल देखिए क्या है, OH माइनस, ये यहां से अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप यहां से गया, ये आपकी स्लो स्टेप थी, कॉल्ड एज ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। और ये आपको क्या दे रहा है? ट्रांजिशन स्टेट दे रहा है। Cl अब तक पूरी तरह से पार्टिंग नहीं हुआ है, राइट। और जब पूरी तरह से Cl पार्टिंग हो जाता है तो रिएक्शन फास्ट होने लगता है। OH यहाँ कार्बन, फिर बाकी के 3 हाइड्रोजन यहाँ Cl माइनस। मतलब ये ज्योमेट्री से ज्योमेट्री कंपेयर कीजिए, आपको कैसे दिखती है बेटा? इन्वर्शन इन ज्योमेट्री दिखती है। कैसी दिखती है सर? इन्वर्शन इन ज्योमेट्री दिखती है। मतलब हम क्या बोलेंगे, जब भी आप SN2 फेवर करवाते हो तो आप लिखना SN2 reaction is followed by or it is favored by inversion in configuration। बेटा इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन R है तो अगर आपने SN2 करवा लिया तो S दे देगा। अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन S है, अगर आपने SN2 करवा लिया तो आपको R की कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? इसको कहते हैं इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन। और ऐसे इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले अपने वाल्डन अंकल ने देखा था। Hence it is also called as a what? It is also called as a what? Walden inversion। राइट बेटा, ये डिफरेंसेस हो गए दोनों के। यहाँ एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं बेटा, इस केस में नो ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता है बेटा, यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज कार्बोकेटायन इज फॉर्म। यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म नहीं होता है। तो आप यहाँ लिखना सर ट्रांजिशन स्टेट TS इज फॉर्म। आप देख रहे हो TS बेटा, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट है, ये यहाँ फॉर्म होता है, यहाँ नहीं बेटा। नो फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ पर कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म ही नहीं होता है भाई। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ तो स्टेबिलिटी कैन नॉट बी चेक बाय द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर SN2, राइट। तो इतनी चीजें थी बेटा डिफरेंसेस SN1 SN2 का, और मैंने आपको ये दे दिया है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
राइट। बट अभी जो क्वेश्चंस है ये कुछ इस तरह से आते हैं। क्वेश्चन है कि आउट ऑफ C6H5CH2Cl, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो ये ऐसे ले लो, C6H5CH2Cl, ये हो या ये हो, दिस, और एक दूसरा एंड C6H5 एक बेंजीन रिंग, बेटा उससे जुड़ गया, एक CH है एक Cl है और दूसरी बेंजीन रिंग। अगर आपको इसको ठीक से लिखना है तो इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो, CaH है और ये Cl है और ये दूसरी बेंजीन रिंग है। राइट भाई, ये दो कंपाउंड, ये और ये बेटा इन दोनों में अगर इन दोनों में आप देखो, एक मिनट, 1 सेकेंड, राइट। बेटा ना हो, यहां देखिए, बेटा यहां देखिए, आउट ऑफ दिस कंपाउंड कौन सा, एक दे दिया बेंजीन रिंग CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड, राइट। दूसरा वाला दे दिया C6H5CHCl, C6H5। among these two, which is among these two which is easily hydrolyzed, but among these two which is easily hydrolyzed, चलो बेटा ये कैसे पता करेंगे, how which one is easily hydrolyzed by aqueous KOH। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक बताना चाहूंगा सबके लिए, ढूंढो देखो बेटा, अगर ये दो कंपाउंड दे दिया और हाइड्रोलिसिस पूछा aqueous KOH, तो याद रखो बेटा, जब भी हम SN1 की रिएक्शन देखते हैं तो आपके SN1 की रिएक्शन में आप क्या देखते हो बेटा, आप देखते हो कि आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट। बेटा पोलर सॉल्वेंट मतलब या तो वाटर होगा या तो अमोनिया होगा, राइट, या तो अल्कोहल होगा, क्योंकि अल्कोहल की टेंडेंसी पोलर प्रोटिक की होती है बेटा। तो सॉल्वेंट कैसा हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो। आप जानते हो वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, इन दोनों कंपाउंड में किसमें SN1 ज्यादा हो रहा है। अब सीधा तो पूछ सकता था किसमें SN1 ज्यादा हो रहा है, पर एग्जाम में तो सीधा नहीं पूछेगा, वो आड़ा पूछेगा, इन दोनों में किसकी हाइड्रोलिसिस इजीली होती है, बाय एक्वास KOH। बेटा अगर मैं यहाँ पर एक्वास की जगह ओनली अल्कोहलिक कर दूं ना, तो अल्कोहलिक मतलब आपका एलिमिनेशन में चले जाओगे। तो एक्वास पूछा तो एक्वास मतलब वाटर आ गया, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब SN1 किस में ज्यादा है। ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब है इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई किन दोनों में SN1 किस में ज्यादा है। ट्राई करो बेटा किस में SN1 ज्यादा है, तो आप देखते हो SN1 पता करने के लिए आपको क्या देखना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। बेटा कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल, उसमें SN1, उसकी SN1 की रिएक्शन भी उतनी ज्यादा स्टेबल। दूसरा, आपको SN1 करवाने के लिए आपको क्या होना बेटा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होना है। गॉट माइंड। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पहला वाला, बेटा अगर ये कंपाउंड आप ले लो, ये कंपाउंड अगर आपने ले लिया और इस कंपाउंड को अगर आप आयोनाइज करवा के कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश भी करते हो, तो देखो बेटा ये कार्बोकेटायन बन गया, पाई सिग्मा पाई सिग्मा। आप जानते हो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, इट इज इन कंजुगेशन। और ये कंजुगेशन मतलब ये बेटा क्या हो गया, यहाँ कंजुगेशन भी आ गया, कंजुगेशन भी आ गया, प्लस 1 डिग्री का कार्बोकेटायन आ गया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इज इट क्लियर। पहला वाला है बेटा, ये कंजुगेशन भी है और ज्यादा स्टेबल भी है। सेकंड वाले में देखो बेटा, इस वाले केस में, ये वाले केस में देखो, ये आपके बेंजीन रिंग, ये CH, ये Cl और ये एक बेंजीन रिंग। बेटा यहां से Cl गया, यहां से Cl गया, तो देखो आपको ये कार्बोकेटायन आ गया, ये आपको कार्बोकेटायन आ गया, ये वाला Cl गया, डजंट मैटर।
आप बताइए बेटा, ये वाला फर्स्ट कार्बोकेटायन और सेकंड में विच वन बिकम मोर स्टेबल? बोलो बेटा, विच वन बिकम मोर स्टेबल? सर यहाँ कंजुगेशन एक ही तरफ से है बेटा, यहाँ पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, कंजुगेशन दो दो तरफ से है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करो, इट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, और इसके कंपेयर में ये कैसा हो गया? लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। भाई कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल, उस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस ज्यादा होती है aqueous KOH के साथ। हेंस वी कैन से सो these compound can be easily hydrolyzed। हाँ बेटा, these compound can be easily hydrolyzed by aqueous KOH। मतलब जब भी aqueous KOH की बात करें, हमारे माइंड में आना कि दे आर आस्किंग इनडायरेक्टली अबाउट द SN1 रिएक्शन, राइट? ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। But after this one, we'll see now. The next topic is the ambident nucleophile. अब ये ambident nucleophile क्या होते हैं, पहले ये भी समझेंगे। What is mean by ambident nucleophile? बेटा ambident nucleophile मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं कि जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है, लेकिन एक समय में एक ही डोनर एटम का यूज करता है, राइट? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लिखो। द न्यूक्लियोफाइल विच इज कैपेबल ऑफ द nucleophile which is capable of the nucleophile which is capable of attacking the molecule, capable of which is capable of attacking the molecule through more than one side, attacking the molecule through more than one side is called ambident nucleophile। बेटा ऐसे एग्जांपल्स, आपने ये वाले एग्जांपल आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप पढ़ने वाले हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने वाले हो। बट उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा बेटा, NO3- जिसका नाम है नाइट्राइड आयन। सर आप दिखाओगे इसके दो दो पॉइंट कहां पर अटैक करने वाले? देखो भाई, जब ये अटैक करना चाहेगा तो ये ऐसे भी अटैक करवा सकता है। अरे हाँ ना, ये नाइट्रोजन से अटैक करवा रहा सर, क्यों? इसके सर पे एक लोन पेयर लेके घूम रहा है ना, तो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करा रहा। भाई नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करवा लिया तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? नाइट्रो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है भाई, क्यों नहीं होगा? अरे होगा ना यार, एन डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो, ओ के सर पे नेगेटिव थी और वो नेगेटिव चार्ज अपना बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करा रहा है। मतलब NO नाइट्राइड आयन ना, NO3 है बेटा, तो एन डबल बॉन्ड हो मतलब NO2 ना, नाइट्रो नाइट्रो नाइट्राइड, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस, OUS NO3 नाइट्राइड। बेटा यहाँ पर आएगा बेटा, ये एग्जांपल देखिए, अभी मैंने लिख के दिया NO2 नेगेटिव वाला पार्ट। बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, और यहाँ से ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में। इट इज कॉल्ड एज ए नाइट्रीटो, NITRITO, नाइट्रीटो, मतलब ऑक्सीजन से लिंकिंग है ना भाई। तो देखो ये जो नाइट्रो वाला कंपाउंड है NO2 नेगेटिव, बेटा इसकी टेंडेंसी क्या है
कि इट में अटैक फ्रॉम द नाइट्रोजन एज वेल एज इट में अटैक फ्रॉम द ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? तो इसका नाम है नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट आयन। बेटा इसका नाम है नाइट्राइट आयन। और एक एग्जांपल देखिए एम्बिडेंट वाला, कॉल्ड एज ए साइनाइड आयन। साइनाइड आयन बेटा ये कार्बन में नाइट्रोजन है, सी ट्रिपल बॉन्ड है, आप जानते हो, कार्बन विथ नाइट्रोजन। वेरी गुड। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज कार्बन से भी बॉन्डिंग करा सकता है, नहीं तो बेटा ये नाइट्रोजन के सर पे लोन पे रखा हुआ है ना, वो बॉन्डिंग यहाँ से भी करवा सकता है। मतलब साइनाइड में देखो ये कार्बन भी इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, और साइनाइड में ये नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में। मतलब ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास दो दो डोनर एटम है, लेकिन एक समय में एक ही डोनर एटम यूज करता है। ये यहां से किया तो नाम पड़ गया साइनो। बेटा नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करा लिया, नाम पड़ गया आइसोसाइनो। समझे ना? साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, तो ये दो नाम थे बेटा इसके। ये नाइट्राइट मतलब इसमें नाइट्रो और नाइट्रीटो ये दो पॉसिबल है। मतलब इनके पास में टेंडेंसी क्या है बेटा, टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, either from it will donate the electron from nitrogen or it may donate the electron from the oxygen। ये टेंडेंसी इनकी बॉन्डिंग बनाने की। इज इट क्लियर? देख लो बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं देना चाहूंगा। एग्जांपल देखिए बेटा, NaOH ले लो आप। बेटा अगर इसको एक्वास मीडियम में डालते हो तो एक न्यूक्लियोफाइल देगा, दैट इज ए OH माइनस। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है, बट ये एम्बिडेंट नहीं है। दिस इज नॉट द एम्बिडेंट। these are the these are the only examples of nucleophile। आप इसको क्या कहते हो बेटा? these are the only examples of nucleophile। लेकिन ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है, और एक से दोनों ज्यादा डोनर एटम होने के बाद भी while taking the bond only one atom will involved in the bonding, nitride and cyanide ion। आगे देखिए बेटा, aqueous NaOH OH माइनस न्यूक्लियोफाइल दिया, वैसे ही आप KOH डालो एक्वास मीडियम में, बेटा वो क्या देगा? OH माइनस आयन इज द न्यूक्लियोफाइल देगा, एक्वास मीडियम में OH माइनस दे रहा। वैसे ही पोटेशियम साइनाइड है, आप उसको अल्कोहलिक में डालो बेटा, अल्कोहल में, अल्कोहल में डालते हो ना तो आपको ये देगा CN, राइट? तो आप देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्डिंग कहां से करवा रहा है? देख सकते हो फ्री बॉन्ड आपके कार्बन पे है, तो बॉन्डिंग कहां से करवा रहा है सर? बॉन्डिंग इट कैन मेक ओनली थ्रू द कार्बन। सो कार्बन इज द अटैकिंग एन एटम बोलना है यहाँ पे। क्या बोलना बेटा? कार्बन इज द, कार्बन इज द अटैकिंग एटम, कार्बन इज द अटैकिंग एटम। अब AgCN ले लो भाई, और ये भी आपके अल्कोहलिक मीडियम में आ गया, तो क्या देगा? अब AgCN में आपको NC दे देगा। हाँ NC, मतलब यहाँ पर आपका नाइट्रोजन एटम इज द अटैकिंग रिएजेंट। ये न्यूक्लियोफाइल तो है नो डाउट, बट ऐसे केसेस में आपका नाइट्रोजन इज द अटैकिंग रिएजेंट। अब बच्चों को डाउट आ रहा होगा क्या बेटा, कि सर यहाँ भी CN यहाँ भी CN, ये अल्कोहलिक ये अल्कोहलिक, लेकिन यहाँ पे साइनाइड देता है और कार्बन इज अटैकिंग, और AgCN अल्कोहलिक में NC देता है और नाइट्रोजन इज द अटैकिंग एटम, ऐसा क्यों? तो इसको बेटा हम लोग अलग से सीखेंगे। आफ्टर दिस टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू सेपरेटली कि कब वो साइनाइड देगा और कब वो आपको आइसोसाइनाइड देगा, राइट? पर ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये जो दो है बेटा आपके, these are the ambident nucleophile। लिख लो बेटा इसे।
चलो बेटा ये एग्जांपल्स याद करने थे हमको कि एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो सकते हैं और अपने बाकी के जो न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने आपको ये सब न्यूक्लियोफाइल जो बता के दिया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफाइल है बेटा आपका KCN एंड AgCN, अल्कोहलिक मीडियम वाला। एक आपको साइनाइड देता है और एक आपको आइसोसाइनाइड देता है। अगर आपको अभी कंफ्यूजन भी होगा तो ये कंफ्यूजन मैं क्लियर करा दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। देखिए बेटा एग्जांपल कैसा है। बेटा एग्जांपल ये है कि आपके पास में हेलो अल्केन है और आपने यहाँ पर KCN डाला है। हाँ बेटा, हेलो अल्केन है और आपने KCN डाला है, तो आपको यहाँ पर जो देगा वो देगा अल्काइल साइनाइड। एग्जाम्पल भी करा देंगे भाई। हेलो अल्केन मतलब ये है बेटा, इसको भी अगर ठीक से लिखना है तो ये कार्बन है और ये हेलोजन है। आपने KCN डाला, ये K+ और ये CN का CN माइनस। अब आएगा आपको क्या बेटा, अल्काइल साइनाइड, मतलब ये R हो गया और ये CN हो गया। दिख रहा है ये कार्बन से हेलोजन निकल के CN जुड़ गया। मतलब यहाँ पर ये साइनाइड में आपका डोनर एटम कौन है, तो बोलना कार्बन। अब आपको फिर ये पूछा जाएगा, सुन लो, फिर ये पूछा जाएगा भाई अगर इसी हेलो अल्केन में ऐसा कर देंगे बेटा, अगर यही हेलो अल्केन है और आपको KCN के बजाय अगर आपको AgCN दे दे तो आपको क्या आता है, तो आप जानते हो आपको क्या आता है, आपको आता है अल्काइल आइसोसाइनाइड इज द मेन प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। मतलब हेलो अल्केन को अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, AgCN में आप जानते हो Ag++CN- ये भी सही है। और आना तो है ये, पर आया है ये क्योंकि नाइट्रोजन इज द डोनर एटम बन गया। बेटा इसके पीछे एक रीजन है, आई टेल यू। आपका KCN कैसा है, इट इज ए मोस्टली आयनिक इन नेचर। और बेटा आयनिक नेचर में अमोंग कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन इज द डोनर एटम हो जाएगा। जब आपका कंपाउंड ज्यादा आयनिक हो जाएगा ना, तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड में अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होती है। तो ऐसे केसेस में आपका कंपाउंड मोर आयनिक हो गया तो कार्बन इज अ डोनर एटम बनता, और कार्बन अपना एटम डोनेट करके कार्बन बॉन्डिंग बना लेगा एंड इट विल फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब ये वाला आपका जो अल्काइल साइनाइड होगा, इट इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हियर। कब बेटा, जब रिएक्शंस आपकी कैसी होगी, यस जब आपका ये रिएक्शंस कैसा होगा, व्हेन इट इज कंबाइनिंग विद KCN के साथ। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, आपका AgCN के साथ क्यों आइसोसाइनाइड दिया, तो ये जो होता है AgCN, इट इज ए मोस्टली कोवालेंट इन नेचर। बेटा याद रखो, कंपाउंड जो ज्यादा कोवालेंट होता है तो उस केस में अमोंग कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द डोनर एटम। कोवालेंट है ना भाई, तो कोवालेंट में नाइट्रोजन डोनर हो जाएगा। भाई नाइट्रोजन डोनर हुआ तो बॉन्डिंग नाइट्रोजन से आ गई और आपको क्या मिल गया, अल्काइल आइसोसाइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। याद रहेगा सर, अल्काइल आइसोसाइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर बेटा अल्काइल साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। लिख लो बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप। वेरी गुड। बेटा अब हमको थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब आपने GOC में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा था ना, ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो डोंट वरी बेटा, मैं यहाँ पे हूँ आपको समझा के दे दूंगा। व्हाट इज द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आई विल गिव फॉर यू।
हाँ बेटा, जो ज्यादा कोवालेंट होता है ना, तो नाइट्रोजन ही से डोनर हो जाता है, और जो ज्यादा आयनिक हो जाता है, कार्बन ही से डोनर हो जाता है। समझे आप? वेरी गुड। अब सीखेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री जानना है किसी भी इसका, तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में आपको क्या सीखना है? सबसे पहले यू शुड नो अबाउट द कायरल सेंटर। मतलब कायरल सेंटर क्या है वो देखना है। तो कभी भी आपको अगर पूछा जाए कायरल सेंटर क्या है, तो आपको एक सीधा पॉइंट होना चाहिए। सेंटर विच इज, सेंटर मतलब एटम बेटा। एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। बेटा वो एटम कैसा हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स हो या 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो। तो बेटा ऐसा एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो एंड बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ए ग्रुप, such centers are called as, such atom or center is called as chiral center or chiral center or asymmetric कार्बन एटम। अगर वो कार्बन होगा ना, तो आप उसको असिमेट्रिक कार्बन एटम भी कह सकते हो। एग्जाम्पल दिखा देंगे भाई, उसमें कुछ नहीं होगा। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ध्यान से देखिए बेटा। ये CH3 है, ये कार्बन है, ये H है, ये COOH है, और ये OH है। मैं आपसे पूछूंगा ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आप जानते हो 4 सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। तो बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाँ सर। क्या इससे चारों ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? COH, H, CH3 एंड OH अलग अलग है। तो ये जो कार्बन है, आप इसको C स्टार लिख सकते हो, बिकॉज asymmetric कार्बन एटम इज डिनोटेड एज ए C स्टार। मतलब बेटा ये जो कार्बन है आपका, ये कैसा है? दिस इज कॉल्ड एज ए कायरल कार्बन, या आप इसको क्या कह सकते हो? इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए कायरल सेंटर, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। कोई डाउट? फिर आपसे पूछा जाएगा एग्जांपल, देखिए भाई, ये CH3 है, ये कार्बन है, ये CH3 है, ये OH है, और ये H है। क्या बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? आप बोलेंगे हाँ है। लेकिन क्या इसको अटैच्ड एटम चारों के चारों डिफरेंट है? 4 डिफरेंट ना सर, ये दोनों सेम है। सो दिस इज नॉट द कायरल सेंटर, दिस इज नॉट कायरल सेंटर। तो आपको कायरल सेंटर पता करने आ गया बेटा, राइट? एक बात बता दूं, मैं बता रहा हूं, कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन chiral center is ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मतलब अगर आपसे पूछेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, तो बेटा ये मेरा रूल याद रखना, जिस कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर आ गया, वो कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये नॉट ए कायरल सेंटर है, तो क्या बोलना? ये कंपाउंड आपका कैसा हो गया? तो सर दिस कंपाउंड इज ए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो आपसे ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में पूछे, तो जिसमें कायरल सेंटर ना है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया,
इसमें एक कैरल सेंटर है 100% ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। बेटा एक से ज्यादा हमारे जीओसी में पढ़ाए जाते हैं, वो देखने का तरीका क्या है, पीओएस सीओएस एब्सेंट एंड ऑल, दैट पार्ट विल सी आफ्टरवर्ड। राइट बेटा, ये हो गया पहला वाला पॉइंट, दैट इज अबाउट द कैरल सेंटर। लिख लो बेटा यहाँ तक, हम लोग इसके आगे सेकंड वाला पॉइंट भी पढ़ लेंगे। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। But next, so after the chiral center, we'll go with another one called as a chiral object enantiomers and racemic mixture. So now second one I'll write beta. What are the chiral objects are there? So they will ask you chiral center means think that central atom should be sp3 hybridized. Central atom should be sp3 hybridized, and central atom must be surrounded by four different group. If it is surrounded by the four different group, then we can say it is a chiral center, and the compound having the only one chiral center is a compound 100% optically active. Second one we'll see about the chiral object. बेटा ये chiral object क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि बेटा दो ऑब्जेक्ट हो, दे शुड बी द मिरर इमेज टू ईच अदर, लेकिन कैसा हो मालूम, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गए तो दे आर कंसिडर्ड एज ए chiral object. तो chiral object मतलब क्या होगा, नॉन सुपर imposable mirror images are called chiral objects. They are called beta chiral object. That means we can say, sir, these chiral objects are enantiomers. So what is enantiomers? Non-superimposable mirror images are called as a enantiomers. Let me explain you one example बेटा. This is a P और आपने यहाँ पे एक मिरर लगा दी है बेटा. P का इमेज देखिए ये है, और इस P को उठा के इस P पे अगर आप रखना चाहो तो क्या बेटा ये वाला P इस P को पूरी तरह कवर करेगा ना, तो कवर नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे, दे बोथ आर non superimposable, they both are non superimposable mirror images. Is it clear? They both are non superimposable mirror images. मतलब they both are enantiomers. ये एग्जाम्पल है बेटा आपको समझाने के लिए, ऐसा बुक में नहीं रहता. अब यहाँ देखिए मैंने ए लिख दिया और यहाँ पर मैंने एक मिरर लगा दिया और आपसे पूछूं बेटा इसका मिरर, इसका इमेज ड्रॉ करो, तो आपने ये किया. क्या बेटा इस ए को इसके ऊपर रख के कवर कर सकते हैं? हाँ कवर कर सकते हैं. तो आप क्या बोलोगे, दे बोथ आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. आपको समझ में आ रहा? दे बोथ आर सुपर इम्पोजेबल, इसने इसको कवर कर दिया ना, तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो गए. दे बोथ आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. तो आप क्या बोलेंगे, दिस both are not enantiomers.
बेटा those which are not enantiomers are called as a achiral. क्या बोलना? It will be called as a achiral. मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, खत्म। और ये कैसे है भाई? एनेंशियोमस है तो दे आर कायराल, मतलब दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। सर कुछ एग्जांपल दोगे? देखेंगे भाई, आप इतना लिख के ये कर लो, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, फटाफट लो बेटा। देखिए फर्स्ट आई वांट टू गिव एग्जांपल्स। ले लिए? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, ये तो मैंने आपको ए बी सी डी पी क्यू से बता दिया है ना। अभी अपन ऑर्गेनिक के कंपाउंड लेके देखेंगे कि सही में सर ऐसा कुछ कंपाउंड बन भी सकता है क्या। देखिए बेटा मैं बना के दे रहा हूं। सर मेरे पास एक कंपाउंड दिया गया है COOH, है भाई, COOH। बेटा ये OH है, ये OH है। आप एक काम कर लीजिए, ये CH3 दे दो बेटा, ये भी CH3 दे दो, ये H दे दो, ये H। अब जानते हो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं बेटा? फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले ऑफ दिस कंपाउंड। बेटा इस कंपाउंड के आगे मिरर लगा दिए, वेरी गुड। अब मिरर लगाने से आपको ये कंपाउंड कुछ ऐसे दिखेगा। थोड़ा सा कंपाउंड चेंज कर लो भाई, नहीं तो ये हो जाएगा। ये आ गया COOH, इसकी इमेज यहाँ, इसकी इमेज यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। बेटा आपसे मैं पूछूं क्या ये दोनों मिरर इमेज है? आप बोलना हाँ, है ना बेटा, दोनों के दोनों मिरर इमेज है। सर ये कैसे मिरर इमेजेस है? तो बोलना क्या इसको पूरा कवर कर सकते हैं ना? दे आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मतलब दोनों के दोनों कंपाउंड क्या हो गए? तो बोलना बोथ आर एनेंशियोमर्स। दोनों के दोनों एनेंशियोमर्स है, मतलब क्या हो गए भाई? बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसे हो गए भाई? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये एग्जांपल हो गया। हाँ बेटा अगर यहाँ पर मैं CH3 यहाँ भी दे दूं, यहाँ भी दे दूं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए। जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। प्लीज बेटा मेरे स्टीरियोकेमिस्ट्री के अपलोडेड वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला GOC का स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट देख लो, सबको समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अब देखो उल्टा वाला। सर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, बेटा ये CH3 है, ये COOH है, बेटा ये H है, राइट, ये भी H है, ये OH है, ये OH है। हो सकता ना कैसे भी। एक काम कर दो, ये CH3 पकड़ लो, राइट, बना दिए। बेटा इसकी मैं इमेज बनाना चाहूंगा, और इमेज मैंने कुछ ऐसी बना दिया, बना दिया, वेरी गुड। अब देखो मैं ऐसे करना चाहूंगा, क्या बेटा ये मिरर इमेज है? हाँ। क्या इसको उठा के इसमें कवर कर सकते हैं? हाँ। आप क्या बोलेंगे? दे आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। बेटा जो कवर करता है उसे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहते हैं, और जो कवर नहीं करता है नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल एनेंशियोमर्स होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं दे आर नॉट एन एनेंशियोमर्स। भाई ये नॉट एन एनेंशियोमर्स है, मतलब कंपाउंड कैसे हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। कंपाउंड कैसे हो गए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गया? ले लो बेटा इसका एग्जांपल ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। थर्ड वन आएगा रैसिमिक मिक्सचर्स। चलो मैं आपको बता दूं, रैसिमिक मिक्सचर्स, अगर आपने एनेंशियोमर्स बना लिए, थर्ड पॉइंट आएगा,
what is mean by a racemic mixtures? बेटा what is mean by a racemic mixtures? racemic mixtures के लिए क्या होता है मालूम? पहले आपने एनेंटियोमर्स बनाने हैं. चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं. ये CH3 है, ये COOH है. भाई ये OH है, ये OH है, फिर ये H है, फिर ये H है. फिर अगर आपने मिरर लगा भी दिए तो मिरर लगाने के बाद बेटा ये CH3, ये COOH, ये OH, ये OH और ये H और H, अगर आप पूरी तरह से कवर करना चाहे तो आप क्या बोलेंगे? दे वी कैनॉट कवर टू ईच अदर, सो दे बोथ आर non superimposable मिरर इमेजेस होते हैं. दे बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है. मतलब दोनों के दोनों क्या है? बोथ आर ENANTIOMERS एनेंटियोमर्स है. मतलब दे बोथ आर द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. हमको यही तो पूछता है कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गए. अब देखिए इस केस में क्या होगा बेटा. अगर ये आपका डेक्स्ट्रो है +D, तो ये आपका लेवियो -L. तो करना क्या है बेटा? इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स. अभी आपके पास एनेंटियोमर्स है ना, तो इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स. ये दोनों क्या है बेटा? दे आर कॉल्ड एज बोथ आर ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स. पेयर मतलब दोनों मिलके एनेंटियोमर्स है, अकेला नहीं होता. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स. अगर आपने ये 100 ml ले लिया, ये 100 ml ले लिया और दोनों को एक बीकर में डाल दिया, तो क्या होगा बेटा? ये प्लस वाला डेक्स्ट्रो माइनस वाले लेवी को कैंसिल कर देगा. ओवरऑल आपका नेट रोटेशन जो आएगा 0 आएगा. तो क्या बोलना? एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स is called racemic mixture. आ गया बेटा? व्हाट इज मीन बाय racemic mixture? तो उसके लिए आपके पास पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स होना और दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर लेके मिला लो. तो अगर मिला लिए, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स will gives rise to racemic mixture, or this is called as a racemic mixture, and the process is called as is called as, ऐसे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? रैसिमाइजेशन. क्या बोलेंगे सर? रैसिमाइजेशन. बेटा ओवरऑल ये पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप एक चीज समझे हो क्या? देखो बेटा, अगर आपका कंपाउंड यहां पर अगर A+B का है, अगर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन देता है, अगर इन्वर्शन इन कॉन्फ़िगरेशन देता है तो आपने बोलना SN2 चला. बेटा अगर रैसिमिक मिक्सचर देता है तो आपने बोलना वो कैसे चला बेटा? इट विल गो थ्रू द SN1. मतलब देखिए बेटा, अगर एक कंपाउंड है और कंपाउंड से आपको इन्वर्शन मिलता है तो प्रोसेस SN2 से चला. बेटा एक कंपाउंड है, कंपाउंड से अगर आपको रैसिमिक मिक्सचर्स मिलते हैं तो आप SN1 से चलते हो. देखे ना बेटा, SN2 में इन्वर्शन इन ज्योमेट्री थी. SN2 में क्या था बेटा? SN2 में इन्वर्शन इन ज्योमेट्री थी. और SN1 में क्या था? रैसिमाइजेशन था, रैसिमिक मिक्सचर्स थे. तो ये सब प्रोसेस में आपको यही सीखना है. Which one will gives inversion in geometry? SN2 gives rise to inversion in geometry. Which one will gives racemization? SN1 gives rise to racemization. यहाँ तक ले लो बेटा स्क्रीनशॉट.